गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। यह क्या था? तो यह चैप्टर नंबर 3 था और क्लास 11 NCERT ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी में क्या था? तो भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक का चैप्टर 3 है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोगों ने इसका परिचय देखा, फिर हम लोगों ने भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो साधन होते हैं, जैसे एक प्रत्यक्ष साधन और दूसरा अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन में जैसे कि जो हम लोग को डायरेक्ट आँख से दिखाई दे, जैसे कि ज्वालामुखी के उद्गार या जो उल्कापिंड का उल्कापात होता है पृथ्वी पर, वो सब या खनन के द्वारा निकले गए जो पदार्थ हैं वो सब प्रत्यक्ष स्रोत हैं। लेकिन जो पृथ्वी जितना विशाल है, कितना विशाल है, यह पृथ्वी है, यहाँ पर उसका केंद्र है, ये परपट्टी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये कितना गहरा है? तो 6371 किलोमीटर। और आज तक जो गहराई हम लोग मानव के द्वारा वेधन किया जा चुका है वह अधिकतम कोला प्रायद्वीप जो आर्कटिक में है मात्र 12 किलोमीटर। अतः यहाँ तक पहुँचना कोर तक असंभव है। इसलिए इसके अप्रत्यक्ष स्रोत पर ही निर्भर रहा जा सकता है। और अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे प्रमुख कौन है? तो भूकंप। तो भूकंप के बारे में हम लोग उस दिन विस्तृत रूप से पढ़े थे। भूकंप में कितने प्रकार के वेव होते हैं? पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। सबसे तीव्र कौन चलेगा? पी वेव। पी वेव का प्रकृति कैसा है, वह कहाँ कहाँ तक जाएगा न जाएगा, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। फिर भूकंप का हम लोगों ने प्रभाव भी देखा। आज हम लोग देखेंगे, अब कहाँ से शुरू करेंगे? तो यहाँ देखिए, पृथ्वी की संरचना, यानी हम लोग अब पृथ्वी के संरचना के बारे में समझेंगे। यह पृथ्वी है, यह इसका मान लेते हैं कि यहाँ पर केंद्र है, तो हम लोग इसके संरचना के बारे में जानेंगे। अर्थात क्या है, पृथ्वी कैसा है, किस तरह का बना हुआ है, इसके अंदर कितनी परतें हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। परपट्टी यानी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, खड़ा हैं, चल रहे हैं, या कोई भी संरचना का जो निर्माण हुआ है, नदी है, द्वीप है, सागर है, सब क्या है? सब के सब परपट्टी ही है, परपट्टी के ऊपर ही स्थित है। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और यह बहुत भंगुर है, यानी ब्रिटल है, मतलब कि कमज़ोर है, जिस कारण जल्दी ही टूट जाने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। भूपर्पट्टी की मोटाई, महाद्वीप, सिंपल, यह क्या है? भूपर्पट्टी। लेकिन जो महाद्वीप है ऊंचे भाग है और जो सागर है वह इस तरह से, मतलब ये सागर ये सब गहरा भाग है। अतः भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों के पास अधिक होगी और महासागरों के पास कम। यही इनके कहने का मतलब है। यानी महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। वहीं मुख्य पर्वतीय श्रृंखला जैसे कि हिमालय पर्वत, तो उसके नज़दीक यह 70 किलोमीटर तक मोटा है। भूपर्पट्टी भारी चट्टानों से बना हुआ है। कैसा बना है? तो ये चट्टानों से निर्मित है और इसका घनत्व तो बहुत कम है, मात्र 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की चट्टानें बैसाल्ट से निर्मित है। महासागर के नीचे बैसाल्ट से, और महाद्वीप में किसका निर्माण कैसे निर्मित है? तो वह ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, यानी दोनों ही आग्नेय चट्टानें हैं। और महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, असल मंडल भूपर्पट्टी तथा ऊपरी सर्वाधिक ठोस मेंटल क्षेत्र। यह देखिए, यह क्या है? यह पृथ्वी इस तरह का गोल है और इसमें से हम लोग कोई तरबूजा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर देखते होइएगा, तरबूजा का कोई नमूना ले तो कैसे तरबूजा का नमूना लेता है? इसी तरह से उसका नमूना एक निकाल लिया जाता है। तो कल्पना कीजिए कि पृथ्वी क्या है? एक पका हुआ तरबूजा है और उसमें से हम लोग को नमूना लेना है कि यह कितना पका है। तो इसी तरह से काट लेंगे। काट लिए। अब काटेंगे तो कैसे निकलेगा? जो सबसे इसका दूरस्थ बिंदु है यह है। यहाँ पर लिखा 6378 किलोमीटर, कहीं लिखा था इसमें 6370, कहीं मिलेगा 6371। याद कीजिए। तो जो यह इलाका है, यह पूरा, यह क्या है? यह केंद्र, यह कोर है। कोर भी 2 भाग में है, एक है बाह्य कोर और दूसरा है आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर यहाँ तक होगा। तो यह इलाका इसका द्रव है, लेकिन आंतरिक कोर ठोस है। इसमें निकेल और फेरस यानी लोहे की अधिकता के कारण और दाब अधिक होने के कारण यह ठोस है। लेकिन जो बाह्य कोर है, तो देखिए, आंतरिक कोर 5100 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर तक आंतरिक कोर। बाह्य कोर 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर के बीच का। नहीं, यह क्षेत्र यह द्रव है, क्योंकि यहाँ पर दाब की तुलना में ताप अधिक है। और इसके ऊपर यह आपका, यहाँ देखिए, यह
मेंटल का क्षेत्र है जो लगभग 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, लेकिन मेंटल भी मुख्यतः दो भागों में मेंटल भी मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। कैसा है? दो भागों में, एक होता है उसका बाह्य मेंटल और एक है आंतरिक मेंटल। और सबसे ऊपर यह परत देखिए तो यह है आपका क्या, तो यह परपटी है, यह आपका स्थल मंडल है और यह सागर मंडल है। क्लियर है? परपटी की मोटाई 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर मेंटल और 2900 से 6378 किलोमीटर मोटाई कोर की है। कोर भी दो भाग, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। मेंटल में भी बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। और मेंटल का जो ऊपरी भाग होगा इसी पर मिलेगा आपको दुर्बलता मंडल यानी क्रस्ट, और मेंटल का जो जॉइंट है वहाँ पर दुर्बलता मंडल यानी कि इसको प्लास्टिक मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कमज़ोर है और यह द्रवित अवस्था में है। द्रवित मतलब पानी के जैसा नहीं, यह जेल की जैसा द्रवित अवस्था में है। यहीं से क्या निकलता है? तो यहीं पर बहुत सारी क्रियाएं होती है जिसे ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है प्रायः इसी दुर्बलता मंडल का ही वह विकसित रूप होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से नीचे पढ़ते हैं। मेंटल, तो मेंटल क्या है? भूपर्पटी में परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह अशांत तत्व यानी डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होगा। कब से? तो मोह कहाँ मिलेगा आपको? तो मोह डिसकंटिन्यूटी यह भूपृष्ठ है, यानी कि क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्रस्ट। और मेंटल का जो शुरुआत होगा उस डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है मोह। जब ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। तो जो क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट है इसके बीच में क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम है उसको? कोर्नाड। और मोह डिसकंटिन्यूटी तो यह है आपका क्रस्ट और बाह्य मेंटल के बीच का डिवाइडिंग पॉइंट है, यानी यहीं से दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। तो मोह अशांत यानी डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग क्या है, तो यह दुर्बलता मंडल अर्थात स्टेनोसोफियर है, यानी कमज़ोर परत है। मतलब कि यह कुछ लिक्विड होगा। स्टेनोसोफियर कहा जाता है। स्टेनो का ही मतलब होता है दुर्बलता, यानी बहुत कमज़ोर। और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। भूपर्पटी एवं मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहलाते हैं। तो लिथोस्फीयर मतलब भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग यानी दुर्बलता मंडल, जो कि 10 से 200 किलोमीटर मोटा है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के बाद समाप्त हो जाने के बाद होता है। यानी मेंटल भी दो भाग में है, तो निचला मेंटल है वह दुर्बलता मंडल के बाद और वह ठोस अवस्था में है। तो उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे? याद कर लीजिए, उसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सबसे मुख्य भाग कोर। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के कोर को समझने में सहायता दी है। कोर व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। इस जो कोर है यह भी दो भाग में है, एक होगा बाह्य कोर, दूसरा होगा आंतरिक कोर। और जो बाह्य कोर तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। मेंटल व कोर की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर केंद्र में, यानी केंद्र कहाँ तक है, तो 6300 किलोमीटर की गहराई पर यह घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि कोर आपका भारी पदार्थ जैसे कि निकेल और लोहे का बना है, इसे नीफे कहते हैं। तो सबसे ऊपर सियाल यानी सिलिकन और एल्युमिनियम की परत, इस तरह से इसका बंटवारा किया गया था जो कि मान्य नहीं है। दूसरा परत मेंटल यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की परत, और कोर यानी नीफे यानी निकेल और फेरस की परत। तो आगे देखते हैं ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित कुछ स्थल रूप। यह भी हम लोगों को यह समझने में सहायता प्रदान करते हैं इन सब का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मल स्थल रूप, यह भी दो प्रकार का होगा। यह स्थल मंडल है। जो ज्वालामुखी धरती को फाड़ कर ऊपर आ जाएगा वह एक तरह से शंकु ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। कहीं कहीं दरार है, यानी कि जो ऊपर का परपटी है वह कमजोर है,
तो दरारें उत्भेदन होगा और उस तरह से इस तरह डोम टाइप का पठार का निर्माण होगा, जैसे कि ढक्कन प्लेटू। और दूसरा होगा कि जो ऊपर कोर जो है यह क्रस्ट यह बहुत मजबूत है, अतः नीचे का जो ऊपर सॉरी क्या हो जा रहा है बार बार, और जो मतलब कि जो ऊपर पट्टी है बहुत मजबूत है, अतः नीचे से ऊपर उठती हुई जो धाराएं हैं संवहन धाराएं ये ऊपर उठी, लेकिन अब तो ऊपर जा नहीं सकती हैं क्योंकि ऊपर बहुत मजबूत चट्टान है। तो क्या होगा, ये नीचे ही दरारों में इस तरह से जो लावा है ये है मैग्मा कहेंगे, यह ठंडी हो जाएगी और जैसा जैसा उसको इलाका मिलेगा उस तरह से यह ठंडा होकर उसका निर्माण कर लेगा। जैसे बहुत तरह के क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग, तो उसमें पढ़ते हैं हम लोग लेकोलिथ, बैथोलिथ, फैथोलिथ है, सील, सीट, डाइक, इन सब का निर्माण होता है। तो देखते हैं हम लोगों ने ये कहा कि आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है मैग्मा कहलाएगा। मैग्मा मतलब क्या, ये अभी यह धरातल के नीचे ही है, ये मान लीजिए धरातल, लेकिन यह ऊपर आ गया और गैस इससे अलग हो गया तो वह लावा कहलाएगा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा यानी ज्वल खंडिस्म यानी डेब्रिस, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे कि नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे देखेंगे हम नीचे, एक है सील्ड ज्वालामुखी, यानी इसमें क्या होगा, वही हम लोग जान गए कि ज्वालामुखी इस धरती की सतह को फाड़ कर निकलेगा बहुत तेज़ी से और इस तरह से एक चट्टान का निर्माण कर देगा, यानी पहाड़ बना देगा, ज्वालामुखी पहाड़। मतलब देखिए यहाँ बैसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, यानी बैसाल्ट प्रवाह में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वह चिपचिपा होगा, छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। सॉरी, यह क्या बोल दिए हम, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यानी कि जो सील्ड ज्वालामुखी है मतलब ये कौन पहाड़ के टाइप नहीं बनेगा, यह डोम से बना देगा, यानी कि मस्जिद के जैसा। मतलब यह क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कम चिपचिपा होगा और यह दूर तक फैल जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग सील्ड ज्वालामुखी। और इसका उदाहरण तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बैसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल बहुत तरल रहता है, इस कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यही कारण है कि तरल निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु यानी कोन बनाता है, जो सिंडर यानी शंकु यानी सिंडर कोन के रूप में विकसित होता है। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी यानी कंपोजिट वोल्केनोस। मतलब क्या होगा इसमें, इन ज्वालामुखियों से बैसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा या चिपचिपा लावा उद्गार निकलेगा। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होंगे। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडाश्म पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाते हैं, यानी इस तरह से यह परत में जम जाएगा और धीरे धीरे ओरिजिनल जो ज्वालामुखी का परत बनाएगा वह यही बनाएगा, जिसके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी कुंड यानी कल्डेरा, मतलब ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए ध्वंसगर्त लावा के गिरने से जो खड्डे बनते हैं उसे ही ज्वालामुखी कुंड यानी कल्डेरा कहते हैं।
यह देखिए मिश्रित ज्वालामुखी का यह उदाहरण है, और ऊपर और उदाहरण नहीं दिया है। और यहाँ देखिए यह था सिंडर ज्वालामुखी का उदाहरण, इसका ढाल मंद होगा। और सिल्ड ज्वालामुखी का एक यह भी उदाहरण है। और यह जो मुख है इसी को कहते हैं काल्डेरा। पहले क्रेटर है तो क्रेटर क्या रहेगा, पतला रहेगा, तब तक इसमें से ज्वालामुखी उद्गार होगा। लेकिन कभी कभी मुंह जाम हो जाने के कारण भयानक विशाल विस्फोट होता है, जिससे यह पूरा का पूरा वो अपना मुंह ही उड़ा देता है। उसके बाद क्या होगा, यह मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, काल्डेरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप तो यह देखना है तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। काल्डेरा कहलाते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाली मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती हैं। आगे देखिए हम लोग क्या देखे थे, ग्रेनाइट प्रवाह। अब देखेंगे हम लोग बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। ग्रेनाइट चिपचिपा होगा, बैसाल्ट पतला होगा, जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो सकते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहद बैसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था, लेकिन आज यह अपघटित हो रहा है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, तो ये कहा है, तो अटलांटिक महासागर, हम लोग जानते हैं अटलांटिक महासागर इस टाइप का है। और जो उसका बीच का भाग है उसी में एक कटक है। कटक मतलब क्या, ऊंचा भाग। और वहाँ से बार बार जो ज्वालामुखी के रूप में लावा का जो बहाव होता है वो इसी तरह बार बार होते होते एक पहाड़ी का रूप धारण कर लिए हुए है। इसी को कटक कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ है। तो देखिए इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। हम लोग अगले अध्याय में हम इसे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तब तक वेट कीजिए। आगे देखिए ज्वालामुखी आकृतियाँ। एक होगा अंतर्वेदी आकृतियाँ, मतलब कि स्थल के नीचे की आकृति। तो देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। क्या नाम है, आग्नेय सेल, यानी इग्नियस रॉक। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपृष्ठ के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे पहला देखिए, ज्वालामुखी शैलों अर्थात जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है। और दूसरा होगा पतालीय, यानी ज्वालामुखी शैल, यानी यह स्थल के ऊपर की है बात है। और पतालीय यानी प्लूटोनिक सेल, मतलब कि यह लावा जो स्थल खंड है इसके नीचे ही जमा हो जाए, यानी जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनाती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ इंट्रूसिव फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह आपका परत है। क्लियर है। यहाँ से जो ऊपर आ गया ये सब ज्वालामुखी के प्रकार हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल ज्वालामुखी का सिंपल जो उद्गार हुआ यह एक लावा में से जमाव है। मिश्रित ज्वालामुखी यानी यह पहाड़ी के रूप में जमा ले लिया। एक होता है, यहाँ देखिए ज्वालामुखी डोम गुंबद के साथ भस्म ज्वालामुखी, तो ये उसका यह उदाहरण है डोम, यानी यहाँ भी ज्वालामुखी का प्रवाह धीरे धीरे हुआ होगा। यह कॉल्डेरा की बात हो रही है, यानी कि इसका मुंह फैल गया है और यह पूरा एक डोम का शेप में आ गया, यानी सिंडर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड, यानी कॉल्डेरा का यह उदाहरण है। और ज्वालामुखी डोम यह हो गया। लावा पठार या बाढ़ पीड़ित ज्वालामुखी, तो यह आपका दक्कन प्लेटू हो गया। और आगे देखते हैं ज्वालामुखी नलिका, यानी ज्वालामुखी जो बाहर निकलती है तो है उसका यह पाइप है। अब ज्वालामुखी जो अंदर में अगर जम जाए तो उसका निर्माण कार्य क्या क्या करेगा, यह तो देखिए अंदर जो एकदम पतला इस तरह का लंबा हो उसको क्या कहेंगे, सील। एक मोटा होगा पतला ही चादर जैसा पतला होगा वह उसमें सील, और जो एकदम पतला उस सीट होगा। एक होगा स्कंद जैसा, जैसे भित्ति बन गया,
यह स्कंद है, और यह इस तरह का उथला हुआ तो लैकोलिथ है। इसी तरह से एक फैकोलिथ होता है, ये अपर्दित लैकोलिथ, यानी लैकोलिथ जो यह है समय के साथ अपर्दन हो जाएगा और यह बाहर चलाएगा। तो हम लोग डिटेल से इसके बारे में नीचे देखते हैं। बैथोलिथ, यह क्या है? यह मैग्मा का बड़ा पिंड भू परपटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित होता है, यानी यह पाइप है और इस तरह से यह विकसित हो गया है। तो क्या है? बैथोलिथ। अन्नछादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, कभी कभी इनकी गहराई तो किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। दूसरा होता है लैकोलिथ। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं, जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिस्री ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है, यह गहराई में मिलेगा, बैथोलिथ के अपोजिट। और कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित यानी बाहर आ चुका है, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं। वह ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। लेपोलिथ, फैकोलिथ व सील। लेपोलिथ, फैकोलिथ व सील। ऊपर उठे लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने, क्षैतिज यानी सिंपल जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार, तो तस्तरी कैसा होगा? प्लेट जैसा, इस तरह का हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो यह लैपोलिथ कहलाएगा। कई बार अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति हो जाती है, यानी इस तरह का हो गया। इंटिक्लाइन के ऊपर अभिनति यानी सिंक्लाइन के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परत नुमा यानी कि लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नलिका से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होती हैं। तो यह फैकोलिथ है। आगे देखिए, अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर यानी चादर सिंपल इस तरह से यह लंबा विस्तार हो गया। ये ठंडा हो जाना तो सील या सीट कहलाएगा। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट कहेंगे और घने मोटाई वाले जमाव को सील कहेंगे। और एक डाई के जब लावा का प्रवाह धरातल दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है, यानी धरातल है इसके समकोण पर, जिसे 90 डिग्री कहाँ होगा? इस तरह से, यानी ये खड़ा हो जाए, ऊपर की तरफ गए। अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। डाइक पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने ढक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? बताइए। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ है वही प्रत्यक्ष साधन है। बाकी भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व, तो ये सब अप्रत्यक्ष साधन है और ज्वालामुखी प्रत्यक्ष है। दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो यह प्रवाह था, यानी दरारी उद्भेदन हुआ होगा और जो लावा निकला वह पतला था, अतः जिससे वह पूरे में फैल गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल व ऊपरी मेंटल बराबर स्थल मंडल। निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाएगी। कौन? जो ध्वनि के समान होगा। तो ध्वनि के समान कौन है? तो पी वेव की बात हो रही है। भूकंपीय तरंगे क्या है? भूकंप की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। भूकंपीय तरंगे, छाया क्षेत्र कैसे बनती है, ये सब तो जानते ही हैं आप लोग, आराम से इनका आंसर दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।